जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 हेतु कक्षा 12 के सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित 51 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगामी 2024 के बोर्ड परीक्षा में भी इन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न, चांद का मुँह टेढ़ा कृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आपको बताना है चांद का मुँह टेढ़ा, इसके रचनाकार ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न, साहित्य सुधा निधि के संपादक थे साहित्य सुधा निधि। तो इसका उत्तर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के साथ, साहित्य सुधा निधि के संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे। प्रश्न 3, निम्न में से द्विवेदी युग की रचना नहीं है। 3 रचनाएं द्विवेदी युग की है और एक नहीं है। तो देखिए, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, साकेत भी द्विवेदी युग की है, भारत भारती भी द्विवेदी युग की, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी आंसू रचना द्विवेदी युग की नहीं है। दोस्तों आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह छायावादी रचना होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना भूषण की नहीं है। तो देखिए, शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये तीनों रचनाएं भूषण जी की है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ए है रामचंद्रिका, यह भूषण की रचना नहीं है। रामचंद्रिका केशव दास की रचना है, याद रखिएगा। प्रश्न 5, छायावाद की मुख्य विशेषता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छायावाद की मुख्य विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है। मानवीकरण अलंकार का जन्म छायावाद में ही हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, छठा, प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। प्रेमाश्रय भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो दोस्तों ऑप्शन बी जायसी, इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। यह भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा की जो प्रेमाश्रय शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि हैं जायसी। प्रश्न 7, कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। तो दोस्तों याद रखना है कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार ऑप्शन सी आचार्य चिंतामणि जी हैं। प्रश्न 8 देखिए, कानन कुसुम के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है, याद रखिएगा कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद। 9 नंबर, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो देखिए दोस्तों, जो पहला सप्तक था उसे कहते हैं तार सप्तक, और तार सप्तक का प्रकाशन आपका 1943 में हुआ था, तार सप्तक का। और इसके बाद जो दूसरा सप्तक था इसका 1951 में और तीसरे सप्तक का 1959 में। तो यहाँ पर तीसरा सप्तक पूछा है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1959। तार सप्तक का 1943, दूसरे सप्तक का 1951 और तीसरा सप्तक का 1959, इसको याद रखिएगा। 10 नंबर, निम्न में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। 3 कृतियां महाकाव्य है, एक महाकाव्य नहीं है। तो आइए देखते हैं, रामचरितमानस तुलसीदास की महाकाव्य, साकेत मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य, पद्मावत जयसी जी की महाकाव्य है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन डी यामा, यह महाकाव्य नहीं है, यह काव्य रचना है महादेवी वर्मा जी की। तो सही उत्तर डी होता है। 11 नंबर, सरोज स्मृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों याद रखना है आपको, सरोज स्मृति के रचनाकार ऑप्शन ए निराला जी हैं, जिनका पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला जी है। क्वेश्चन 12 देखिए, नई कविता का आरंभ माना जाता है कब से दोस्तों? तो इसको याद रखिएगा, वर्ष 1951 से नई कविता का आरंभ माना जाता है। ऑप्शन सी सही है। 13 नंबर देखिए, अनघ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनघ के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 14 नंबर, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास, जिसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है, तो वहाँ पर आप उत्तर करेंगे पृथ्वीराज रासो को, यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। लेकिन जहाँ बात की जाए हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य, तो वहाँ पर प्रिय प्रवास होगा, नोट कर लीजिएगा। 15 नंबर, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो दोस्तों याद रखना है, कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। ऑप्शन सी सही है। 16 नंबर देखिए, निम्न में से भक्ति काल का महाकाव्य नहीं है। कौन सी रचना भक्ति काल की महाकाव्य नहीं है? पद्मावत जयसी जी की है, भक्ति काल की ही महाकाव्य है। रामचरितमानस तुलसीदास की भक्तिकालीन महाकाव्य। सूरसागर यह सूरदास जी की महाकाव्य है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऑप्शन डी दिख रहा है कामायनी, यह भक्ति काल का महाकाव्य नहीं है। कामायनी दोस्तों छायावादी महाकाव्य है, याद रखिएगा। कब का? छायावादी युग का, और इसके कवि जयशंकर प्रसाद। 17 नंबर, निम्न में से छायावादोत्तर कवि कौन है? देखिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग। छायावादी युग के बाद का जो समय है कालखंड, वह छायावादोत्तर कहलाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है छायावादोत्तर कवि कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी अज्ञेय जी हो जाएंगे, क्योंकि अज्ञेय छायावाद के बाद के कवि हैं, प्रयोगवाद के, तो यह छायावादोत्तर में ही आएंगे। प्रश्न 18 देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना है, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 19 नंबर, रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? तो दोस्तों यहाँ पर यह चारों नहीं होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, रीतिकाल में एकमात्र कवि थे भूषण। कौन? भूषण, महाकवि भूषण। इन्होंने ही मात्र वीर रस की रचनाएं रीतिकाल में लिखी हैं। तो रीतिकाल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? तो आंसर क्या होगा आपका? भूषण। याद रखिएगा, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। 20 नंबर देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 21 नंबर, निम्न में हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो देखिए दोस्तों, चुभते चौपदे हरिऔध की कृति है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, वैदेही वनवास भी हरिऔध की कृति है, प्रिय प्रवास भी हरिऔध की। लेकिन जो ऑप्शन बी में है आपका कीर्ति लता, यह हरिऔध की रचना नहीं है दोस्तों। कीर्ति लता विद्यापति की रचना है, याद रखिएगा। किसका? विद्यापति का। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। तो दोस्तों सरहपा को, जो ऑप्शन ए में है, इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। प्रश्न 23 देखिए, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों याद रखना है, पंत जी को इनकी कृति चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी सही होता है। 24 नंबर देखिए दोस्तों, यह प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगे, इन्हें आप जरूर तैयार भी कर लेंगे। 24 देखिए, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था। क्या नाम था दोस्तों? तो ऑप्शन डी राम बोला।
क्यों राम बोला? क्योंकि जब बालक तुलसीदास बचपन में अपने मुख से जो पहला शब्द निकाले वह था राम, इसीलिए लोगों ने कहा इस बालक ने सर्वप्रथम राम बोला है, इसलिए इसका नाम अब राम बोला ही होगा। अगला देखिए दोस्तों 25 नंबर, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घनानंद जी रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। 26 नंबर, निम्न में से छायावाद की विशेषता है, तो दोस्तों ऑप्शन सी सौंदर्य एवं प्रेम छायावाद की विशेषता है, याद रखिएगा। 27 नंबर, कामायनी के प्रथम सर्ग का क्या नाम है? जैसा कि दोस्तों भी पहले प्रश्न आया था कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, तो कुल 15 सर्ग हैं। चिंता से शुरू होकर आनंद पर समाप्त होते हैं, तो यहाँ पूछा गया कामायनी के प्रथम सर्ग का नाम क्या है, तो जाहिर सी बात है चिंता, और अगर अंतिम सर्ग का नाम पूछे तो आनंद होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर, हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा कब मिली? तो दोस्तों यहाँ सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द्विवेदी युग में हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली थी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 29 नंबर, आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है, किसे आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है? तो सही उत्तर जाएगा बी के साथ, याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है। 30 नंबर देखिए, श्रृंगार लहरी के रचनाकार हैं, तो दोस्तों ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी श्रृंगार लहरी के रचनाकार हैं। 31 नंबर, निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं हैं, तो दोस्तों शिवमंगल से सुमन प्रगतिवादी, नागार्जुन भी, भवानी प्रसाद मिश्र भी, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन बी है श्रीधर पाठक, यह भारतेंदु युग के कवि हैं, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 नंबर, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं, तो दोस्तों प्रयोगवादी काव्य धारा या प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है, याद रखिएगा। 33, विनय पत्रिका की भाषा है, देखिए दोस्तों विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। तुलसीदास अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में सिद्धहस्त थे, जहाँ इन्होंने रामचरितमानस जैसी प्रसिद्ध रचना अवधी में लिखा, वहीं पर इनकी कृति विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है, ऑप्शन डी सही होता है। 34 नंबर देखिए, निम्न में से कौन कवि प्रेम आश्रय शाखा के नहीं हैं? प्रेम आश्रय शाखा या प्रेम मार्गी शाखा कह लीजिए, तो जायसी प्रेम मार्गी शाखा या प्रेम आश्रय शाखा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। मंझन भी प्रेम आश्रय शाखा के हैं, कुतुबन भी, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए चंद बरदाई, यह आपके आदिकाल के कवि हैं, इनका प्रेमाश्रय या ज्ञानाश्रय से कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होता है। 35 नंबर, हारे को हरिनाम काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो दोस्तों याद रखना है हारे को हरिनाम काव्य कृति के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, नोट कर लीजिएगा। 36 नंबर, ज्ञान आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो दोस्तों ज्ञान आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर जी हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर बाकी चीज़ समझ लीजिए, तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, और जायसी प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं या प्रेमाश्रय शाखा के, और कबीर हो जाएंगे ज्ञान आश्रय शाखा के, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्न में से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? अभी दोस्तों आया था कि हिंदी का प्रथम कवि, तो वहाँ पर सरहप्पा हो जाएंगे, लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि, तो वहाँ पर आप उत्तर लगाएंगे ऑप्शन बी अमीर खुसरो को
हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। 38 नंबर, कविता वाहिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों याद रखना है, कविता वाहिनी सभा के संस्थापक ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। 39 नंबर, राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं? तो दोस्तों राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि ऑप्शन सी नाभादास जी हैं। बाकी अन्य जो कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास, ये सब कवि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। 40 नंबर देखिए, कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है? तो याद रखना है व्यंजना दोस्तों कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। 41, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता आपके ऑप्शन सी मधुकर कवि हैं। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर की रचना है। 42 नंबर, कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, याद रखिएगा। 43, निम्न में से कौन सी कृति वीर गाथात्मक हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। देखिए आदिकाल की जितनी रचनाएं रासो रासो करके है, जैसे पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमाल रासो, ये सभी वीर गाथात्मक रचना है, याद रखिएगा। 44 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? 3 रचनाएं दिनकर की हैं, एक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, रश्मि रथी, चक्रवाल, परशुराम की प्रतीक्षा, यह तीनों रामधारी सिंह दिनकर की है। लेकिन ऑप्शन डी में जो सुनहले शैवाल है, यह रचना आपकी दिनकर की नहीं है, यह अज्ञेय की रचना है। 45, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है? तो दोस्तों रीतिकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा, श्रृंगारिकता के साथ, क्योंकि इसी के कारण रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। 46 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो दोस्तों साकेत, पद्मावती, कामायनी तीनों महाकाव्य है, लेकिन ऑप्शन सी यह रश्मि रथी काव्य रचना है, महाकाव्य नहीं है। 47 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है? तो दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका ऑप्शन बी कवि वचन सुधा है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की 2 अन्य पत्रिकाएं हैं जो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक है बाला बोधिनी और दूसरा है हरिश्चंद्र चंद्रिका, और एक यहाँ पर कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका, यह तीनों पत्रिकाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित है। 48 नंबर, निम्न में से अज्ञेय की रचना है? कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, हुंकार नहीं दोस्तों, अज्ञेय की रचना हरी घास पर क्षण भर है, ऑप्शन डी हरी घास पर क्षण भर, यह रचना अज्ञेय जी की है। 49 नंबर, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है? तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। दोस्तों रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, श्रृंगार काल का नाम दिया है। 50 नंबर, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो यहाँ सही उत्तर जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद को कभी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अब लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, रसिक प्रिया रचना है किसकी है? तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रसिक प्रिया केशव दास की रचना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 की यहाँ पर आपको पूरी डिटेल लाइव क्लास मिलेगी हिंदी की। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।